और अभी जो सबसे बड़ा एडवांटेज है टीआरवी वीज़ा का वो ये है। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली कल मेरे टीआरवी वीज़ा का एप्लीकेशन सबमिट हो गया सक्सेसफुली और मेरे पास बहुत सारी डिटेल है आपके साथ शेयर करने के लिए। यस, टीआरवी वीज़ा को अप्रूव होने के लिए और जो उसका बोलते हैं ना कि आगे का प्रोसेस होने के लिए उसको कम से कम 2 से 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा का टाइम लग सकता है। बट मेरी ओर से जितना प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। अब ये चीज़ यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना टाइम में वीज़ा दे सकते हैं। अब क्या चीज़ है कि टीआरवी वीज़ा क्या होता है उसके बारे में छोटी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँ। तो टीआरवी मीन्स की टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा ऑफ फिलीपींस। अब आप लोग यहाँ पे एज अ रेसिडेंट रह सकते हो। इसके लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि टीआरवी वीज़ा और नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड करेंगे तो क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। पहला तो टीआरवी वीज़ा के बेनिफिट्स, दूसरा उसका कॉस्ट कितना लगता है, तीसरा उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे और उसको कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टीआरवी वीज़ा के बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स आप लोगों को क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहला तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लोगों का जो है वो कॉस्ट एंड टाइम बहुत सारी जगह पे बच जाएगा। कैसे कि आप लोग यहाँ पे आते हो एज अ टूरिस्ट वीज़ा, फिर आप लोगों ने अगर यहाँ पे फिलिपिनो पार्टनर से शादी की है, मतलब कि आप यहाँ के लोकल सिटीजन से शादी किया है आपने, तो उस बेस पे आप लोग एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। जितना चाहिए उतना एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्सटेंशन अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। अब उसमें 1 महीना, 2 महीना या फिर लेटेस्ट जो है वो 6 महीने के लिए आप लोग एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो अगर आपने यहाँ के सिटीजन से शादी की है तो जैसे आप लोगों को ये पता होगा कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस में आपको विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे जब तक आपका प्रोसेस नहीं होता तब तक वेट करना पड़ेगा। कभी कभी तो 2 या 3 घंटे का टाइम भी लग जाता है। फिर उसके बाद जो है आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, चाहे ट्रैवलिंग में किया हो, चाहे आपने जो है वो एक्सटेंशन अप्लाई करने के लिए किया हो। तो वो सारा जो टाइम है, वो सारा जो चीज़ है वो आप लोगों का यहाँ पे एक बार टीआरवी वीज़ा के बेस पे बच जाता है। अब दूसरा बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो दूसरा बेनिफिट बहुत ही अच्छा है जो आप लोग ऑलवेज मुझसे पूछते थे, एंड वो ये है कि आप लोग टीआरवी वीज़ा के बेस पे यहाँ पर लीगली जॉब कर सकते हो। कोई भी बंदा आपको जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीआरवी यानी कि टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा ऑफ फिलीपींस, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे जो फील्ड में चाहिए वो फील्ड में जॉब कर सकते हो विदाउट एनी हेसिटेशन। अब उसके बाद तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तीसरा बेनिफिट, एंड वो ये है कि आप लोग यहाँ पे अपने लिए जो है वो बिजनेस भी ओपन कर सकते हो। लाइक पहले भी आप लोग ओपन कर सकते थे, बट पहले कैसा होता था कि 60% फिलिपिनो का और 40% आपका, इस तरीके से जो है वो आपका पार्टनरशिप होता था। बट अभी जो है वो आप अपने नाम पे 100% ही कर सकते हो अगर आपको करना है, तो ये एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है। और अभी जो सबसे बड़ा एडवांटेज है टीआरवी वीज़ा का वो ये है कि आप फिलीपींस से एग्जिट कभी भी कर सकते हो और कभी भी री एंटर कर सकते हो। आपको जब तक आपका जो टीआरवी वीज़ा वैलिड है तब तक आपको इसके लिए कोई भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। जल्दी ही आप लोग मेरे ये ब्लॉग में देखोगे इसका एक एक्सपेरिमेंटल जो थोड़े टाइम बाद आने वाला है, मेरे बर्थडे, मतलब अगर मेरे पास जल्दी आ गया वो टाइम तक टीआरवी वीज़ा, तो हम लोग फिलीपीन से बाहर ट्रैवल करेंगे और फिर री एंटर करेंगे। उस टाइम पे व्लॉग में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूंगा कि क्या प्रोसीजर हुआ, कितना मुझे फ़ी पे करना पड़ा एयरपोर्ट पे, फिर री एंटर किया तो क्या चीज़ हुआ, कितना फ़ी पे करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो इतने बेनिफिट्स है टीआरवी वीज़ा के। इसके अलावा भी कुछ और छोटे मोटे बेनिफिट्स है, बट वो आप नॉर्मल एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो भी आपको मिलते हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता। अब बात करते हैं कि टीआरवी वीज़ा का जो वैलिडिटी होता है वो कितना होता है। तो टीआरवी वीज़ा जनरली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। और 1 ईयर में मतलब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा ज़्यादा करके कि जब आपका टीआरवी वीज़ा एक्सपायर होने वाला रहेगा उसके 3 महीने पहले आप जो है वो रिन्यूअल के लिए जा सकते हो, और जाना चाहिए, क्योंकि बाद में ये हो जाएगा कि आपका जो टीआरवी वीज़ा एक्सपायर हो गया, फिर नया टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंशन करो, फिर ये करो वो करो, अनदर रूल। बट 3 महीने पहले आप जाके एक्सटेंशन अप्लाई कर देना, आपको अगेन एक न्यू टीआरवी वीज़ा मिल जाएगा।
तो वैसे आप लोग जो है जितने चाहिए उतने एक्सटेंशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 साल बाद अगर आपको जो है वो इंडियन जो सिटीजनशिप छोड़ के यहाँ पे फिलिपिनो बनना है तो आप लोग उसके लिए प्रोसेस कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसे ही TRV एक्सटेंशन लेके यहाँ पे जितना आपका लाइफ है उसको इंजॉय कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेंगे TRV वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए। मैं आपको एज अ कैटेगरी वाइज बता देता हूँ, जिसके वजह से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए और आप लोग जो है वो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पहले मैंने ये किया फिर वो किया, फिर उसके बारे में कैसा था कि एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं था। बट अभी मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों का जो टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया कि फरवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम लोग TRV वीज़ा का एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तब से लेके सोचो कि आज मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 2 महीने के आसपास का टाइम हो चुका मुझे ये पूरा प्रोसेस करने के लिए। तो अगर आप लोग इस जो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो शायद से ये जो 2 महीने का टाइम है वो आपका 1 महीना या फिर 1.5 महीने तक होगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा आपका पासपोर्ट। बट क्या चीज़ है ना कि पासपोर्ट पे आपकी वाइफ का या फिर आपकी स्पाउस का नाम मेंशन होना चाहिए, ये उनका रिक्वायरमेंट है। अगर उस पर नाम मेंशन नहीं हुआ तो आप लोग TRV वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये प्रोसेस होगा ही नहीं। अगर हो गया भी, आपने इतने पैसे भी दिए तो वो रिजेक्ट होकर रिटर्न आ जाएगा। तो ट्राई मत करना, पासपोर्ट पे आपकी वाइफ का नाम मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है वो इंडिया जाओ, इंडिया जाने के बाद अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाओ, रिन्यू करवाने के बाद आप लोग अगेन टूरिस्ट वीज़ा लेके यहाँ पे आना। और दूसरा डॉक्यूमेंट यही है कि लीगल या फिर वैलिड टूरिस्ट वीज़ा से ही यहाँ पे आना है। आप लोग सिंगापुर या फिर वीज़ा ऑन अराइवल के बेस पे यहाँ पर आने के बाद एज अ TRV अप्लाई नहीं कर सकते हो, इवन एक्सटेंशन भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। नॉर्मल 7 दिन का जो है वो एक्सटेंशन आपको मिलता है, मतलब कि 14 डेज प्लस 7 डेज, उससे ज़्यादा नहीं। अगर रहे तो उसको बोला जाएगा ओवरस्टे। और आगे चल के जो फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है उसमें ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। सो बेटर है अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो 14 डेज स्टे करो, रिटर्न जाओ, फिर से टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करो, रिटर्न यहाँ पे आओ और फिर जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर है वो आप अगेन स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला आपके वाइफ का नाम आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए, दूसरा एज अ टूरिस्ट वीज़ा ही आपको यहाँ पे एंटर करना है, और मल्टीपल होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्मल जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी तरीके का ओवर स्टे नहीं किया है एंड वीज़ा एक्सटेंशन टाइम टू टाइम सही तरीके से किया है। अगर वो नहीं किया होगा तो अगेन क्वेश्चनेबल है, फिर रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सही तरीके से यहाँ पे रहना ताकि आप लोग जो है वो TRV वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाओ। अब उसके बाद आपको लगेगा आपका मैरिज सर्टिफिकेट, बट आपका लेटेस्ट मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी फिलीपींस स्टेटिक अथॉरिटी या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि PSA के द्वारा वैलिड। तो ये जनरली आप कभी भी जाके करवा सकते हो, आप लोग आज भी करवा सकते हो एंड उसका जो कॉस्ट होता है मैं बाद में शेयर करता हूँ। बट आपको ये चीज़ करना है, अगर आप लोग PSA के ऑफिस जा ही रहे हो तो आपको एक और डॉक्यूमेंट लगेगा एंड वो है कि यहाँ की जो रेसिडेंट मतलब कि आपकी जो वाइफ है उसका PSA सर्टिफाइड बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये दोनों भी आप एक साथ में करवा सकते हो और उसके लिए आपको फ्यू आवर्स जो है वो थोड़ा बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोग जो है वो अपने आगे के एप्लीकेशन के लिए जा सकते हो। एक और छोटा सा चीज़ आपको बोल दूँ कि अगर आपने शादी पहले किया था 2022 में या फिर 2021 में या फिर उसके पहले कभी, तो वो वाला आपका PSA का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मेरा भी जो है वो ग्रांट नहीं किया, मुझे न्यू 2023 का जो है वो लेना पड़ा और फिर सबमिट करना पड़ा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से करना, क्योंकि 2022 में भी अगर आपने शादी किया है तो आपको क्वेश्चनेबल है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सेफ साइड में जैसे बोल रहा हूँ 2023 में ले लेना, उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आप लोग जब बाहर जाओगे तो डेफिनेटली आपका जो पूरा पासपोर्ट है पहला पेज से लेके लास्ट पेज, अगर कवर नहीं किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहला पेज से लेके लास्ट पेज का हर एक पेज का आपको जो है वो ज़ेरॉक्स लगेगा, एक सेट आपको उसका बनाना पड़ेगा। तो एक सेट जो है उसको सही तरीके से रेडी करके रखना। और 3 से 4 डॉक्यूमेंट, 3 से 4 जो है वो पेजेस में आपको एक्स्ट्रा बोलता हूँ, और वो कौन सा है
जब भी आपने यहाँ पे फिलीपींस में एंटर किया था तो वो स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगा होगा, उसको ईजिली मतलब रीडेबल, वो कोई भी बंदा देखेगा तो उसको पता चल सकता है वैसा। क्योंकि एक पेज मेरा ऐसा था जहाँ पे वो स्टैंप सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मुझे फिर से जाके उसको प्रिंट करवाना पड़ा, जेरोक्स करवाना पड़ा। तो आप जो है उसके 3 से 4 आराम से सही तरीके से जो है वो जेरोक्स अपने पास रखना। एक्स्ट्रा रहेंगे तो अच्छा है, बट 3 से 4 मैंडेटरी है, वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इतना करने के बाद आपको एक और चीज़ लगेगा, एंड वो है आपका और आपकी वाइफ का 2x2 पासपोर्ट साइज पिक्चर। जनरली 5-6 लगते हैं ये पूरे प्रोसेस में, आपकी वाइफ का 2 ही लगेगा। तो आपका जो है वो लेटेस्ट करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है पहले से तो बहुत ही अच्छा है, बट 2x2 के फ़ोटोज़ लगेंगे, आपके 5 से 6 लगेंगे और आपकी वाइफ के जो है वो 2 लगेंगे। तो ये आपको जो है वो पूरा रेडी करके रखना है। जब एक बार आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो आपको जाना है लॉयर के पास। लॉयर ऐसा होना चाहिए जिसने पहले कभी टीआरवी का प्रोसेस किया हो। अगर नहीं किया है, वो थोड़ा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, उसको कुछ नहीं आइडिया है, तो आप उसको इग्नोर ही करना। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसने ये प्रोसेस किया है, जिसको इसके बारे में सब आइडिया है, तो आपका प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाएगा। नहीं तो वो आपको क्वेश्चन करेगा, नहीं तो फिर और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप लॉयर के पास जाओगे तो लॉयर को आपको ये बताना है कि मुझे टीआरवी के लिए फाइल करना है, एंड जब आप उसको ये बताओगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मांगेगा, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उसको बता देना, और फिर उसका एक फ़ी होता है जो मैं बाद में शेयर करता हूँ। बट जनरली आप लॉयर के पास जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये लॉयर जो है वो आपका प्रोसेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब उसी स्टेप के बीच में आपको सबसे पहले चीज़ मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आपको जाना है एनबीआई के ऑफिस। एनबीआई के ऑफिस जब आप जाओगे तो आपको आपका एनबीआई का सर्टिफिकेट बना के लेना है। ये सर्टिफिकेट को आने के लिए जनरली 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते, मतलब कि 15 दिन से लेके 1 महीने तक का टाइम लगता है। तो बेटर जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी सही रहेगा। तो फॉर एग्जांपल कि आज आप पीएसए के ऑफिस गए तो वही टाइम पे आप एनबीआई का जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा नहीं लगता, आपका पासपोर्ट लगेगा, और जैसे मैंने आपको बोला कि 2x2 का आपका जो पिक्चर है वो 2 पिक्चर आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो एनबीआई का जो क्लियरेंस है वो आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जनरली कुछ ऐसा होता है कि आपने फिलीपींस में आने के बाद आपने कुछ क्राइम नहीं किया है, आप कोई ड्रग रैकेट या कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हो, तो ये जस्ट बोलते हैं ना कि एक तरीके से आपने इंडिया में सीबीआई रिपोर्ट होता है या फिर यूएस में एफबीआई रिपोर्ट होता है, तो वैसा कुछ यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। एंड वो वैलिड है, वैलिड होगा, जनरली वैलिड ही होता है। तो वैलिड होगा तो वो आपको लास्ट में अपने लॉयर को सबमिट करना है। तो ये जब आपने एनबीआई का सर्टिफिकेट आपने अपने लॉयर को दे दिया, उसके बाद लॉयर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बना के देगा। जनरली वो स्टडी करने के लिए 1-2 दिन का टाइम लेता है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो बना के दे देगा। इसके अलावा आपको लगेगा CGFA फॉर्म, बट वो आपका लॉयर फिल करके दे देगा, तो आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। एक गारंटी लेटर लगेगा आपकी और आपकी वाइफ का, वो भी आपको लॉयर बना के दे देगा, इसीलिए लॉयर के पास जाना इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और जैसे आप देख रहे हो ये पिक्चर में टोटल मुझे कुछ उसने 4 फाइल्स दी थी, और मैंने एक अमेरिकन बंदे को भी देखा, उसको भी 4 फाइल्स ही दी थी, मतलब दूसरा लॉयर था बट 4 फाइल्स दी थी। तो जैसे आप देख रहे हो वैसे 4 फाइल्स आपको लगेगी मैंडेटरी। 3 फाइल आपको सबमिट करनी है, एक आपकी क्लाइंट कॉपी रहेगी। तो क्लाइंट कॉपी में सारी चीज़ें जेरोक्स रहेगी, और एक जो जाएगी उसके अंदर सारी चीज़ें ओरिजिनल रहेगी, और उसके अलावा 2 और आपको जो है फाइल सबमिट करेंगे। तो 4 फाइल आपको लगती है, लॉयर आपको 4 फाइल बना के देगा। और 4 फाइल में जैसे ही लॉयर ने आपको बना के दिया, वैसे आपको एक फ़ाइल जाके सबमिट करना जिसमें सारे जेरोक्स होंगे, वो जाके आपको सबमिट करना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफिस में, ताकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करे, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएगा। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चनिंग किए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल के, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ा था सारी चीज़ें करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, और क्वेश्चन ज़्यादा करके यही पूछते हैं जो फॉर्म में आपने लिख के भर के दिए। आपकी वाइफ को आप कितना टाइम से जानते हो, क्या वो आपके पेरेंट्स फैमिली से मिली है कि नहीं मिली है, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ बताओ आपकी वाइफ के बारे में। आपकी वाइफ को क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके जो हस्बैंड है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताओ, आप लोग फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में बताओ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आप लोग ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जाके पहले जो फॉर्म और रिक्वायरमेंट्स है वो ले लेना, तो जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों में ईजी हो जाएगा। लास्ट में जब आप जेरोक्स करवाने के लिए जा ही रहे हो, तो जितने अभी तक आपने एक्सटेंशन किए हैं उनका भी 1 कॉपी अपने पास एक्स्ट्रा रखना, और लेटेस्ट एक्सटेंशन है उसका आप 3 या 4 कॉपी अपने पास रखना। ये चीज़
ध्यान से देखना कि सारी चीज़ें इजीली रीडेबल हो, कोई चीज़ मिसिंग नहीं हो, वैसे तरीके से ज़ेरॉक्स करवाना। नहीं तो यहाँ पे होता है ना, कभी कभी लोग थोड़ा सा ज़ेरॉक्स ऐसे निकाल के देते हैं जिसमें पढ़ने के लिए नहीं होता है, तो मतलब मुझे ऐसे 2-3 बार रिटर्न ज़ेरॉक्स करवाना पड़ा था। तो सही तरीके से आप लोग ज़ेरॉक्स करवाना, वो रीडेबल होना चाहिए, कोई भी एक स्टैम्प या कोई भी एक तरीके का चीज़ जो है वो उसके अंदर से मिसिंग नहीं होना चाहिए। थोड़ा डार्कर होगा तो चलेगा, बट रीडेबल होना चाहिए। तो इतना सारा चीज़ जब आपके पास हो जाएगा, लॉयर आपको सारे डॉक्यूमेंट दे देगा, आपको वो चीज़ है वो सबमिट करना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में। फिर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का जो ऑफिसर है वो आपको एक इंटरव्यू के लिए डेट देगा, उस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, और फिर आप लोगों को बाकी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो सारी चीज़ें हैं वो सबमिट करनी है। वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चनिंग किया जाएगा। क्वेश्चनिंग करने के बाद आपको आपके जो फिंगरप्रिंट्स है वो देने पड़ेंगे। फिंगरप्रिंट्स के साथ आपको जो है वो अपना फ़ोटो जो है वहाँ पे वो क्लिक करके लेंगे। फिर क्या होता है, एक फॉर्म जो है वो भरवा के लेंगे, और ऐसी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, आप लोग टीआरवी वीज़ा के लिए कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओनली मनीला में जाके करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। मनीला में जाओगे तो आई थिंक सो जो प्रोसेस होगा थोड़ा सा लेंदी, या फिर उसको टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आप अपने यहाँ से कोई भी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस से कर सकते हो। इतने सब डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद आपको कॉस्ट कितना आएगा टीआरवी वीज़ा का, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अभी के लिए आपका जो कॉस्ट आ सकता है वो है 8,880 पेसोस। ये मेन आपका जो है वो कॉस्ट होगा, इंक्लूडिंग ACR आई कार्ड। आपको न्यू ACR आई कार्ड मिलेगा जिसमें TRV लिखा होगा। अब इसके अलावा वो लोग एक्स्ट्रा 2,500 चार्ज करते हैं, वो है उनका एक्सप्रेस लेन वाला सर्विस। वो हर बार हर एक जगह पे इंक्लूड करते हैं। इवन अपने कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ये सारा चीज़ शेयर किया था, उन्होंने भी ये बताया कि उनको 2,500 एक्सप्रेस लेन के लिए पे करना पड़ा। तो टोटल आपका जा सकता है 11,380 पेसोस। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट उतना ही जाता है 11,380 पेसोस। इसके अलावा जो आपका लॉयर के लिए आपको देना पड़ेगा समवेयर अराउंड 1,500 से लेके 2,000 पेसोस। मैंने जो है वो 1,500 पेसोस दिए थे, और 200 पेसोस पकड़ लो कि जो वहाँ पे जो बंदी काम करती थी, जिसने अपना काम जो है फटाफट करके दिया, उसको मैंने एज अ गिफ्ट में दिया। बट जैसे 1,500 से लेके 2,000 पेसोस आपको लॉयर को देना पड़ेगा। इसके अलावा NBI के बारे में बात करते हैं तो NBI सर्टिफिकेट के लिए आपको 200 पेसोस देना पड़ेगा, और एक एक्स्ट्रा 120, मतलब एज अ फॉरेनर समथिंग करके वो लोग लेते हैं, तो टोटल हो गया वो भी 320 समथिंग। PSA के बारे में बात करते हैं तो PSA का एक सर्टिफिकेट के लिए आपको 155 देना पड़ेगा प्लस 155, तो आपका पकड़ लो 310 पेसोस वहाँ पे चला गया। इसके अलावा कुछ आप जेरोक्स करवाओगे, फ़ोटोज़ क्लिक करवाओगे तो उसके पैसे लगेंगे। तो टोटल मिला के आपका जो कॉस्ट है वो जा सकता है 14,000 से लेके 15,000 पेसोस के बीच में। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि ये सस्ता है कंपेयर टू एवरी 2 मंथ आप जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाओ। तो एक तरीके से अगर आप सोचो कि एक जनरल बेसिक वीज़ा 2 महीने का एक्सटेंड करने के लिए आपका कॉस्ट जा सकता है 3,600 एंड समथिंग, मतलब 3,600 तो फिक्स पकड़ लो। तो उसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे बाई 6 तो आपका 18,000 से ज़्यादा जाता है, और आप सिर्फ यहाँ पे एज अ टूरिस्ट रह सकते हो। बट TRV वीज़ा में आप जॉब भी कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, राइट। लास्ट में अभी हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में और ये सब करने में आपका 1 महीने से लेके 1-2 महीने का टाइम जा सकता है, और उसके बाद आप जब सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद 2 महीने से लेके 3 महीना या उससे ज़्यादा जो है वो अप्रूवल के लिए टाइम लगता है। तो जनरली ये पूरा प्रोसेस है वो 4 महीने से लेके 5 महीने तक जाता है। बट एक बार आपको TRV वीज़ा मिल गया तो उसके बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे हैं, सो यूजुअली यू कैन एंजॉय। सो आई थिंक सो दिस इज़ द मोस्ट ऑफ द थिंग एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए उसका वीडियो भी बना दूंगा। और जल्दी ही और भी बहुत सारे यूजफुल डिटेल वाले वीडियोस जो है वो आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।